अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 स्टार्ट हो गया जी कैफ वन का। अच्छा जी, कल हमने बात की थी एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पड़े अगर कभी तो क्या किया जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस एंट्रीज में क्या आते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री ही तो असल कहते हैं ना फसाद की जड़ है। असल तो यही वो मसला है जिस वजह से एसेट अकाउंट की शक्ल बदल सकती है। अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे रहता है और अक्यूमुलेशन का अकाउंट अलग से नज़र आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में ही कर दें तो फिर एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू शो करेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एडिशन की एंट्री सेम, डिस्पोजल की एंट्री में अगर आप देखें तो वही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गायब हो गया और एसेट अकाउंट में से एसेट की बुक वैल्यू, यानी कि पहले दोनों स्टेप्स मिलकर आप देखें तो एक बन गए। पहले दोनों स्टेप्स क्या हैं, अक्यूमुलेशन डेबिट करते थे, एसेट क्रेडिट करते थे जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होता था। अभी यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बुक वैल्यू नेट कर बुक वैल्यू बनती है ना, तो पहले दोनों स्टेप्स कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पे आकर और हम बुक वैल्यू को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करते हैं, कैश रिकॉर्ड करते हैं और गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ठीक है, ओके। ऐसे ही एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, फिर अकाउंट्स में क्या शक्ल चेंज होती थी, ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, कि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट जो है उसका वजूद ही अब नहीं नज़र आएगा। ठीक है, और एसेट अकाउंट में ओपनिंग भी बुक वैल्यू होगी, क्लोजिंग भी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, डिस्पोजल की भी यहाँ से बुक वैल्यू निकलेगी। हाँ, एडिशंस कॉस्ट पे ही आया करते हैं। ठीक है, सही है। तो डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर अगर आप देखें तो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, क्योंकि ये हमारा दोस्त चला गया, ये जगह खाली है तो फिर ये जगह भी खाली है। ओके, समझ आ रही है? पहला दिन तो नहीं है आपका शक्ल बता रही है। अच्छा, तो फिर क्या किया पिछले लेक्चर्स का? 6 ले लिए, बड़ी मेहरबानी। बाकी अच्छा, क्या वजह बनी लेट आने की? अच्छा, तो पेपर तो ख़त्म हो गया, तो फिर मंडे भी गया, फिर ट्यूसडे भी गया, फिर आज वेंसडे है ना। एक गल्ला चंगियाँ नहीं हैं, कम से कम मंडे को तो आ जाते। चलो, आप आए और काफ़ी चले भी गए। अब ईद के बाद आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लगता है घर पे पढ़ रहे होंगे ये लोग? हैं? तो फिर ईद के बाद तो ये लोग नहीं आ सकेंगे, कहीं और चले जाएंगे, जंगलों में निकल जाए। लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर टेस्ट पोर्टल के ऊपर भी आ रहे हैं। हम टेस्ट पोर्टल पे आए हुए थे ना लेक्चर। आप टिल ईद है? हाँ, तो ईद, बस ईद तक, ईद के बाद ख़त्म हो जाए। एक और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, डराता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चंस थे 3 अदद, 49, 50, 48, 49 और 50। कौन सा कर लें? दिल में आ रहा है 50 कर लें, ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चले। तो बाकी दोनों सोल्यूशन तो तीनों की मौजूद है, फिर भी आपको कोई मसला होगा पहले और दूसरे में तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, 6 तक आप पहुंच गए तो आपने डिस्पोजल तो कर लिया होगा, तो बस ठीक है, काम चलेगा। बस अब हमने क्या किया है, हमने एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे नहीं रखा, बुक वैल्यू पे रखना, ये फ़र्क आ रहा है। तो फॉलोइंग बैलेंस इज़ अपीयरिंग, बैलेंसेज आर नहीं है आज। ठीक है, अकेला है एसेट अकाउंट का बैलेंस यकम जुलाई 14। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, आधे मसले तो आपकी ज़िंदगी के यहीं से शुरू हो जाते हैं, है ना, होते हैं। यकम जुलाई 2014 पे साल शुरू हो रहा है हमारा, 30 जून 15 पे ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको ये मशवरा दिया हुआ शुरू से ही कि जब कभी आपका साल फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर कोई से 12 महीने हो सकते हैं ना, तो जब भी वो कैलेंडर ईयर से चेंज हो जाएं तो आप ये लिख लिया करो, गलती नहीं होती फिर। ठीक है ना, ईजी रहता है। तो अब यकम जुलाई 2014 पर आपका ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है एसेट अकाउंट में 70,000। क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 150। जी बच्चों, एसेट अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं जी। हाँ जी, 1000 में बनाना पसंद करेंगे? चलो, हैं सुस्त लोग ऐसे ही करते हैं, ये अच्छी बात है, ऐसे किया करें। कल जूम मीटिंग में, हाँ जूम मीटिंग से याद आया, जूम मीटिंग में 2-3 सवाल ऐसे हुए थे जिससे मुझे जहन में आया कि आप ऑनलाइन वाले सवाल करते हैं ना, कोई ऐसा आज मैं आप लोगों से भी कर लिया, तुम्हें याद कराना सवाल, में बताने कुछ बातें करनी। ठीक है, तो जूम मीटिंग में एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि जी
अगर हम ये 1000 में और मिलियन में ना लिखा करें तो मैंने कहा क्या 1-2 दिन अगर आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आगे के लिए हमेशा के लिए सारी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाती है फिर, ठीक है। तो आप में तो अब कोई ऐसा बच्चा नहीं ना है जो ये कहे नहीं हमें नहीं मज़ा आता ऐसे, चल पागलों की तरह सिफरें लिखी जा रहे हो, खाली खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अजीब अजीब लग रहा है। आप कहोगे सर हम खाली हैं, मतलब बैठे नहीं हैं, खाली थोड़ी है क्लास, मतलब समझे ना आप। 25-30% अटेंडेंस है, देख लें, हाइब्रिड में भी फिजिकल में भी। अगर यही सूरत हाल रही तो कल और परसों 2 क्लास इनको भी इधर ही बुला लेंगे, कुछ रौनक तो लगे जी। अच्छा जी, यकम जुलाई, अब ब्रेक नहीं लगती, अब डेवो चल पड़ी है। यकम जुलाई 2014 ब्रॉड डाउन 70, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जी, एडिशन ऑन यकम मार्च 15, ओह ये तो अगले साल में, नहीं, यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 वाला साल है, और यकम मार्च 15 ये 30 जून, मार्च जून से पहले ही आता है ना, 2015 के अंदर मार्च जून से पहले ही आएगा ना, इसमें इसलिए हमारे साल का एडिशन है। तो यकम मार्च 15 पे कितना एडिशन, कितना है 10, तो एडिशन की एंट्री वही है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ पे एडिशन भी लिख सकते हैं 1-3-15, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट, ओहो एक्यूमुलेशन का अकाउंट तो बनाया नहीं हमने, अच्छा बनने ही, जगह खाली रहेगी, आज हमारे दोस्त की हमें याद सताएगी यहाँ पे, ठीक है, मैंने जगह खाली रखनी है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट हैं, जन्नत में चला गया, एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 4000 ऑन यकम जुलाई 14, यहाँ पे, ठीक है, इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 15 फॉर सिफर, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कैश जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब सवाल में कॉस्ट गिवन नहीं है, तो मैंने आपको कहा था अगर सवाल के अंदर कॉस्ट मिसिंग हो तो उसको निकाल लिया करेंगे, ठीक है, निकाल लिया करेंगे, क्योंकि हमने एसेट अकाउंट में से निकालनी होती है कॉस्ट, क्योंकि उसमें पड़ी होती है कॉस्ट, गलती पूरी सुन लो, हैं कहानी तो पूरी सुन लो, उसमें पड़ी होती है कॉस्ट, इसलिए निकालेंगे हम कॉस्ट। लेकिन आज चूंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पे, तो फिर हमें कॉस्ट तो चाहिए ही नहीं। अच्छा लेट्स से इस सवाल मैंने कल भी बताया था, इस सवाल में चाहिए भी होती तो निकल नहीं सकती थी, डेट ऑफ परचेज नहीं थी, आपके पास बुक वैल्यू ज़रूर थी यकम जुलाई 2014 की, इस दिन की आप बुक वैल्यू, यकम जुलाई 14 की बुक वैल्यू रुपीज़ में गिवन है ना, आप 100 अज्यूम करके इस दिन की बुक वैल्यू पर ला सकते थे परसेंटेज के अंदर, लेकिन डेट ऑफ परचेज होती तब ना, कब आया ये नहीं पता, ठीक है। तो बहरहाल इसमें तो चूंकि ज़रूरत ही नहीं थी इसलिए कोई मसला नहीं। खैर ये बात तो हो गई एक कि हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी बात ज़्यादा काबिल गौर बात क्या है कि 30 ये जो है ना यकम जुलाई 14 वाली बुक वैल्यू, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें दरअसल डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू चाहिए, और डेट ऑफ सेल क्या है 31 मार्च 15, ठीक है ना। एसेट 31 मार्च 15 तक डेप्रीशिएट होकर फिर डिस्पोज होगा, जैसे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होता था तो उसकी एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट के अंदर उसकी जितना अरसा इस साल में इस्तेमाल होता तो वो डेप्शन भी पहले ऐड होती थी, तो फिर एसेट डिस्पोज करते थे और उसके एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेशन निकालते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग नहीं है, बुक वैल्यू निकालते हैं, तो बुक वैल्यू किस दिन तक की, यानी यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन पड़ेगी ना, डेप्रिसिएशन, उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर इस डिस्पोज होने वाले एसेट की भी 31 मार्च 15 तक की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। बात समझ आती है। तो 31 मार्च 2000, मैंने ऊपर जगह वैसे ही जानबूझकर छोड़ी, वैसे चलो नहीं छोड़ता, फिर आप कहोगे सर ये क्या, पहले 31 दिसंबर आ गया, नीचे 31 मार्च, वैसे अच्छा लगेगा मुझे, ऐसे ही करो। मुझे 31 मार्च 15 पर डिस्पोज होने वाले एसेट की बुक वैल्यू चाहिए जो मेरे पास नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, नहीं, एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ दिस यकम जुलाई पे है और मुझे किस दिन चाहिए, 31 मार्च 15 पे, ठीक है। इसके लिए छोटी सी वर्किंग फिर भी करनी पड़ेगी, तो हमारी वर्किंग की जगह ये हुआ करती थी, मैं उधर ही आऊँगा वापस, अपनी वर्किंग्स करूँगा यहाँ पे, वर्किंग 1। अब मुझे क्या चाहिए आज, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए आज, मुझे बुक वैल्यू चाहिए। मेथड कौन सा है,
तो भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो फिर आपको पता है तफसीली वर्किंग करनी पड़ती है आपको, ठीक है जी। तो जी क्या तो क्या हुआ जी, वैसे ब्रैकेट में हो सकता है हाँ, लेकिन अपनी तरतीब नहीं छेड़ रहे जी। यकम जुलाई 2014 पर बुक वैल्यू है, यानी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी 4000, 1000 में हम चल रहे हैं। इसको मजीद कब तक लेके आना है 31 मार्च 15 तक। तो डेप्रीशिएट करेंगे 4 इंटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। तो 10% से मल्टीप्लाई किया, लेकिन पूरा साल नहीं, बल्कि अब देखो जुलाई से दिसंबर तक 14 तक 6 महीने, और फिर जनवरी फरवरी मार्च अगले 15 के अंदर 3, तो 6 और 3 कहते 8, 6 और 3 9। किसी ने शरारत की मेरे साथ, बोले 8 जी, 0.3 3 पॉइंट, ठीक है जी। और ये जनाब हमारी बुक वैल्यू है 31 मार्च 15। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे आज हम। अच्छा, निकालना भी चाहें तो निकाल नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट होगी तो उसमें से ये बुक वैल्यू माइनस करके नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, होती तो डेटा देता, ठीक है। अगर हमें कॉस्ट अगर हमें चाहिए होती तो उसका, ये जो बच्चे पूछते हैं ना अक्सर अगर वाले सवाल, अगर ये होता तो, अगर वो होता, भाई अगर होगा तो फिर डेटा उस हिसाब से होगा, अगर डेटा उस हिसाब से नहीं है तो फिर वो चाहिए नहीं है, ठीक है। अच्छा ले जी, अब ये 3.7 उठाया और यहाँ से किया हमने क्रेडिट, और डिस्पोजल का अकाउंट ओपन होगा और उसमें ये जाकर हो जाएगा डेबिट। तो डिस्पोजल का अकाउंट है जनाब, ये भी 1000 में बनाएंगे हम। तो 3.7 एसेट अकाउंट से। तो आज एसेट अकाउंट से हमें क्या मिल गई, बुक वैल्यू 31 मार्च 15 पर। और आज दूसरी चीज़ नहीं है, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का वजूद ही नहीं है। उल्टा जिंदगी आसान हो गई है यहाँ पे, है ना, एक स्टेप कम हो गया। नेक्स्ट, अब स्टेप 1 और स्टेप 2 तो कंबाइन हो चुके हैं। स्टेप 1 एसेट अकाउंट से अलग कॉस्ट निकलती थी, स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से उसकी जाने वाले एसेट की अलग अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकलती थी। फिर स्टेप 1 और 2 क्या हो गए, कंबाइन। अब कंबाइन हो गए क्योंकि कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन को नेट करें तो क्या बनता है, बुक वैल्यू। तो वो बुक वैल्यू ही हमने एसेट अकाउंट में से निकाल दी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आ गया, कैश रिकॉर्ड करेंगे। कैश भी, लेकिन मेरा मशवरा है लिख लो, और पर्चे में बेशक ना लिखना, लिख लो तो बेहतर है, पर्चे में भी लिख लेना, बेहतर है कि लिख लिया करो, अपनी तरतीब न छेड़ा करो, जीरो लिख लो, कोई मसला नहीं। तो एसेट बिके तो कैश आता है, कैश आएगा तो कैश डेबिट। तो डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो जाएगा, देखो मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है, जगह इसलिए खाली छोड़ी हुई है कि आपको याद आता रहे अपना दोस्त, ठीक है जी। तो 31 मार्च 2015 पे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये तो बड़ी सादा सी बात होगी कि अगर हमारे हिसाब से एक चीज़ 3.7 की वैल्यू रखती है, उसका कख नहीं मिला, तो ये 3.7 ही क्या है, लॉस। बात समझ आई। तो 31 मार्च 15 पर P&L में बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी 3.7। कोई मैं भी कैलकुलेशन किया करूँ ना, आप कहेंगे रोज़ हम ही करते रहते हैं कैलकुलेशन। ले जी, अब एक डिस्पोजल नहीं है, 2 हैं, तो कोई बात नहीं, 2 हैं तो 2 को कर लेंगे, थोड़ा सा जगह बना लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी एक्सचेंज। एक्सचेंज वाले डिस्पोजल में भी कोई फ़र्क नहीं आ जाना, उल्टा आसानियां आ गई हैं, आसानियां छा गई हैं, आ गई हैं और छा गई हैं। हालांकि आप लोग घरों को भाग गए, पता नहीं क्या करने गए। ये भी तो घर ही था एक तरह का, इधर रूहानी अब्बा थे, वहाँ असल अब्बा थे, छोड़ गए, धोखेबाज नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एन एसेट कॉस्टिंग 25। अब इसकी उसने कॉस्ट दे दी, जालिम। कॉस्ट में जालिम इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कहाँ से उठा के लाना पड़े, आसानी थी, उल्टा ओपनिंग बुक वैल्यू थी। कॉस्ट हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, डेट ऑफ परचेज से वर्किंग करके लानी पड़ती है, ठीक है। तो यकम अक्टूबर 2012 का खरीदा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने एक्सचेंज किया है एक नए एसेट से जिसकी कॉस्ट है 40। अच्छा, जब कभी सवाल के अंदर ऐसे कह दे नया एसेट जिसकी कॉस्ट 40 है, फिर तो लड़ाई खत्म हो गई।
वो मतलब लड़ाई खत्म होगी ना, फिर लड़ाई खत्म होगी। यहीं पर तो एक सवाल कल आया था, वो जो लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस जो है ना, वो शायद बच्चों को उस तरह से समझ नहीं आया, मतलब सवाल में किस तरह से आ सकती है बात, तो इस पर एक बात करनी है। मैंने लिख लिया था लेकिन याद कराना। एक और सवाल भी, वो अब याद नहीं आ रहा कौन सा, वो मैंने लिखा हुआ मोबाइल में भी बताऊँगा। तो वो ऑनलाइन वाले बच्चों के सवालों से, आपके सवालों से उनको हेल्प मिलती है ना। और ज़्यादातर बच्चों के सवाल मतलब 99% क्वेश्चन हल हो जाते हैं कि जब 150-200 बच्चा सवाल करता है ना, तो उनके भी बीच में आ ही जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑनलाइन वाले बच्चे के सवाल जो होता है वो उठाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तो मैं आपके साथ भी कर दिया करता। इसलिए वो ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं जब क्लास में फिजिकल वाले बच्चा को सवाल करे तो रिपीट किया करें। और मैं हर सेशन में ये इरादा करता हूँ, नियत करता हूँ कि मैं करूँगा, लेकिन फिर जब बात फ्लो में चल रही होती है तो मुझसे वो भूल जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो नेट कैश पे किया हमने 12,000। जनाब फिर तरतीब से शुरू करते हैं जी। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से पुराने एसेट की कॉस्ट निकाला करते थे, और स्टेप 2 में उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाला करते थे। ये दोनों तो हो गए अब नेट। तो नेट करके बुक वैल्यू निकालनी है ना जी। तो जब बुक वैल्यू निकालनी है तो पहले बुक वैल्यू निकालनी है। जब बुक वैल्यू निकालनी है तो पहले बुक वैल्यू निकालनी है। क्या ख्याल है? तो निकाल लेते, कोई मसला नहीं। तो वर्किंग नंबर कब खरीदा है? ये 12 का एंड 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15। 4 साल की वर्किंग, अल्लाह करेगा हो जाएगा। क्या ख्याल है? नियत तो करें ना। वर्किंग 2 जगह मैंने फिर भी खाली छोड़ी। देखो मैं कितना तंग हो रहा हूँ, पर मैंने अपने दोस्त की जगह खाली रखी है, ठीक है ना। हो सकता है कल को आ जाए, इसकी सीट खाली रखी, इंतज़ार कर रहे हैं उसका। बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ये दूसरा डिस्पोजल एक्सचेंज वाला, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, ये ट्रांजेक्शन हुआ। अब किस दिन खरीदा था हमने? 1/10/12 और कॉस्ट कितनी थी इसकी? 25,000। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया था घर पे? पढ़ने वाले ही रह गए मेरी क्लास में जो आ रहे हैं। हाइब्रिड वाले बताया करें, जो पढ़ने वाले नहीं थे, जो नॉन सीरियस थे, वो तो जा चुके हैं। हाँ, नॉन सीरियस जी। 1/10/2012 कॉस्ट कितनी? 25। अब 31 दिसंबर या 30 जून? 30 जून। तो अक्टूबर के बाद जून नहीं आता 12 में, अब जून आज जाकर आएगा 13 में, ठीक है। तो 30 जून 13 पर डेप्रीशिएट करेंगे तो 25 पर 10% लगाएंगे, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले 6 माह इंटू 6/12। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जी 1.879 कर लो ना यार, 1.9 जी। उसके बाद ये 23.1 आ गया। उसके बाद 2 डेसिमल तक चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 तक चल लो, मैं 1 तक चल रहा हूँ, कोई नहीं। आपका भी जवाब सही होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, मुझे भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता, ये फर्क है नहीं ना बेटा, इसको कब समझेंगे आप लोग? ये फर्क नहीं है, ये गलती नहीं है, ठीक है। किसी ने एक भी नहीं यूज़ किया, उसकी भी गलती नहीं है लेकिन मैंने इसलिए ये छोटी फिगर्स में आपको मशवरा दिया हुआ है, 2 डेसिमल तक चलो, ठीक है। 1 डेसिमल तो कम से कम हो, जैसे कि अब ये 0.3 आया था, अगर आप एक भी डेसिमल ना यूज़ कर रहे होते तो 0.3 को राउंड डाउन करना पड़ता और 0 हो जाता ना। तो अक्सर मिलियन वाले सवाल जब चल रहे होते हैं ना, उसमें छोटी फिगर हो 8 मिलियन, 10 मिलियन, तो उसमें इस तरह के मामलात आ जाते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है आगे के लिए कि छोटा फिगर हो। जब मिलियन में सवाल आते हैं ना डेटा, तो मिलियन वाले सवाल करते हैं तो छोटी फिगर्स हो, 1 डेसिमल तो कम से कम हो, और आइडियली 2 हो जाए, लेकिन 1 डेसिमल हो, इससे ज़्यादा, इससे कम ना करना। बहरहाल आपका भी सवाल सही, जवाब मेरा भी सही। 23.1 बुक वैल्यू आ गई। फिर डेप्रीसिएशन 14 वाले साल की हमने करनी है जी। 23.1 इंटू 10% जी, 2.31, और बुक वैल्यू 20 अब ये मेरे वाले जवाब देना, अपने वाले देते रहना। अच्छा, 30 जून 14 और यकम जुलाई 14। ओह, ये तो हमारा ओपनिंग डेट आ गई, ठीक है। तो इधर मैंने वो जो आदत रखी हुई है, यकम जुलाई 2014 लिख लेने की, ताकि जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन हो तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से
ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल निकालनी होती है, तो कहीं गलती से मैं डिस्पोजल डेट वाली बुक वैल्यू ना उठा लूँ। पहले दिन से ही जो है ना हमने ये काम किया था ना ये काम, ये पढ़ लिया आपने, ये वाला लेक्चर ले लिया ना, ओपनिंग बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस वाला डिस्पोजल कर लिया ना आपने। हाँ देखा भाई कह रहे हैं अभी तो आपको तो भूल गया होगा, इन्होंने अभी भी पढ़ के बताया हमें। ठीक है, 30 जून 2014। ठीक है, अब हमारा साल शुरू हो चुका है और हमारे साल में ये एसेट, यानी कुछ नया नहीं किया मैंने, नया अब ये खत्म करके नया शुरू कर रहे हैं रिवैल्यूएशन, अभी तक कुछ नया नहीं किया। ठीक है, वैसे स्लो चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या गेयर ही है कि गाड़ी में। 31 मई 2015 तक इसको ले आओ, तो डेप्रीशिएट करेंगे जी 31 मई 2015 तक। अब डेप्रीसिएशन है 20.8 का 10%, लेकिन 11/12 जी 1.9, और बुक वैल्यू 18 चलो अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाल लें। क्यों निकालें, क्या जरूरत है, निकल तो सकती है पर क्यों निकालें, वजह हमें अक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं चाहिए आज। ठीक है जी, तो 18.9 इज द बुक वैल्यू जिसकी हमें सर्च थी 31 मई 2015। डिस्पोजल क्रेडिट होगा, बुक वैल्यू यहां से निकालेंगे 18.9, पंजाबी वाली 9 नहीं, 9 18 पॉइंट, दिमाग उधर ही रहता है बस। एसेट बुक वैल्यू 31 मई 2015, और हमारे दोस्त की जगह खाली। ठीक है, लेकिन स्टेप 1 और 2 तो कंबाइन हो गए, स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करना है। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में दोनों तरफ कैश का रुख हो सकता है, देख लेना है सवाल में आके। सवाल में देखा तो कैश पेड है, नेट कैश पेड है, मतलब डिस्पोजल से नेट हो गया होगा, तो कैश पे हुआ, कैश क्रेडिट, तो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट। तो 31 मई 2015 पे कैश 15 या 12, नहीं 15 या 12, इस वक्त तो मैं इधर था ना, मुझे लगा शायद तुम यहाँ 12 कह रहे हो जी। अच्छा, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट 12। ठीक है जी, ये 0.0 मैंने लिखा है, अब ऐसी तरह बरकत के लिए जरा दूर से नजर आए हैं जी। अब एडिशनल स्टेप क्या आता था एक्सचेंज में, हाँ इसी ट्रांजैक्शन का ही हिस्सा है कि आने वाले एसेट ने एसेट अकाउंट में डेबिट होना है और कॉस्ट पे होना है, और कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन है, हमने निकाली नहीं। ठीक है, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 40 से, हाँ सॉरी 40 से एसेट अकाउंट डेबिट हो गया और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहां पर 31 मई 2015, तो एसेट अकाउंट में न्यू की कॉस्ट। ठीक है, और वो ओल्ड की बुक वैल्यू है। जी, और आखिरी स्टेप क्या होता है जी, गेन या लॉस बैलेंसिंग निकलता है। तो किस तरफ आ रही है बैलेंसिंग फिगर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आज तो डेबिट साइड से कितना 9.1, क्योंकि डिस्पोजल डेबिट होना खुशी की बात है, पीएनएल इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा होता है ना। तो ये जनाब आपका दूसरा डिस्पोजल भी गया। अच्छा, यहाँ पे भी लिख लो डिस्पोजल का अकाउंट। ठीक है जी, ये असल में न्यू की कॉस्ट लेते हैं ना हम यहाँ पे, और ये ओल्ड की बुक वैल्यू निकल गई। चले लें जी, एसेट अकाउंट भी कंप्लीट है। बस एसेट अकाउंट के अंदर 30 जून 15 पे क्लोजिंग निकालना है, इंशाल्लाह निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है और वो निकाल कर उसको फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में क्रेडिट करना है। हाँ आज है ही नहीं वो। ठीक है, तो आज इसी अकाउंट में, तो थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी थी वैसे ही ज़रा। ठीक है, तो फिर वर्किंग नंबर 1 2 हो गया, वर्किंग नंबर 3 कोई फ़र्क नहीं है डेप्शन एक्सपेंस के फॉर्मेट में। एक्सपेंस निकालना है, रिड्यूसिंग बैलेंस हो, स्ट्रेट लाइन हो, आउटपुट मेथड हो, जो एक्सपेंस निकलना है उसकी एंट्री ये डिटरमिन करती है
कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है या बुक वैल्यू। उसकी एंट्री अगर डेबिशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट हो रही है, जो एक्सपेंस हमने निकाला है जिस मर्जी मेथड से, जिस मर्जी फॉर्मेट पे एक्सपेंस जो निकला है, उसकी एंट्री अगर अक्यूमुलेशन में हो रही है तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, और अगर उसकी एंट्री एसेट अकाउंट में ही हो जाए तो फिर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाता है। ठीक है जी। तो वर्किंग 3 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की हम वर्किंग करते होते हैं, और ईयर एंडेड 30 जून 2015। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, आज खुली जगह, आज दोबारा ज़रा रिवाइज कर लें, बड़े दिन हो गए, एक्सक्लूडिंग, और ये फिर चला जाना है, आज रिवैल्यूएशन जो शुरू होना है तो इसने फिर कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना है, फिर बड़े से बाद जाके आएगी ये वर्किंग। बड़े अरसा मतलब देखो ना, 3 दिन अभी रहते हैं, इसके अलावा आज क्या है, आज बुध है, आज बुध है। अच्छा अब आगे ना मुझे लग रहा है कि जुमे के दिन भी पढ़ना चाहिए था। अगर जुमे के दिन बुला लूँ, आप लोग आ जाओगे? कुछ आप में से शक्लें ना बनाओ, देख लेते हैं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि दिल में आ रही थी, ये नहीं कहा मैंने, क्योंकि अब देखो ना, अब ये 2 दिन रह गए, उसके बाद फिर बीच में 6 दिन जो आने हैं, तो वो वर्किंग तो नहीं होनी ना ये वाली। उसके बाद फिर पता नहीं कब जाके आएगी, रिवैल्यूएशन किसी बनने लगेगी, नोट सीखेंगे, पूरा सवाल होगा पेपर वाला, फिर कहीं जाके ये वर्किंग दोबारा जिंदा होगी। इसलिए ज़रा आज मेरा दिल कर रहा था। एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स है, ठीक है, लाल से ना लिख, चलो ठीक है, रोड़ा ही पै गया। ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, अब मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो फिर हमें ओपनिंग एसेट्स, सारे ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी। यही तो फर्क आता है बस स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, आप लोगों को वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे 36, 37, 38, उनके सॉल्यूशंस पेंडिंग थे, वो मैं भूल गया था रिव्यू करना, वो मैंने कल रिव्यू कर दिए थे। आपको ग्रुप्स में आ गए थे, हैंड आउट आ गया था, किसी ने देखने की जहमत, किस किस को पता है? कुछ को पता है ना, आ गया तो बाकी भी देख लीजिएगा। वैसे इतने कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। ठीक है, अभी आया जी, मैंने कल का भेजा, दोबारा आया? अच्छा चलो यार, आ गया ना। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल हमें निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट और, सुभान अल्लाह, इधर भी आसानी है, ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए और, अच्छा अगर यहीं पे स्ट्रेट लाइन होता तो फिर इस सवाल में मुसीबत थी कि हमें ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं चाहिए होती, ओपनिंग कॉस्ट चाहिए होती। फिर वो डेटा देता, अब ये ना कहना कैसे निकलेगी, फिर वो डेटा देता कि ओपनिंग में कितने एसेट्स पड़े हैं, कब कब से खरीदे हुए हैं, वो अलग अलग लेकर आप जो है वो उनको बुक वैल्यू से कॉस्ट पे जाते, वो बड़ी मुसीबत पड़नी थी। लेकिन ऐसा ना हुआ, बुक वैल्यू ही चाहिए थी, वही अवेलेबल थी। तो अगर मगर पे ना जाया करो, अगर मगर हो तो फिर अगर के पीछे बहुत सारे मगर मगर चीज़ें होती हैं ना। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स 70, और ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, ये सवाल में गिवन थी 4, और ये हमने निकाली 20.8, ये 20.8 वर्किंग 2 से आई है। ठीक है जी, अब इधर रेट लगा करते हैं। ठीक है, तो इनटू 10% आ गया, आंसर 4.5। ठीक है, उसके बाद जी ऑन एडिशंस, पहला एडिशन है 10 इंटू मेनू 10, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उंगलियों पे गिन लिया करो, शर्म ना किया करो, 4/12 जी 0.33, अगला 3 आपका। उसके बाद 40 इंटू 10% इंटू, अब मई और मई नहीं, 31 मई का मतलब यकम जून होता है, याद है? ठीक है, इसलिए सिर्फ जून का महीना लेंगे। ओके, तो 1/12 जी, फिर 3, सुभान अल्लाह। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, बिल्कुल उठाएंगे जी वर्किंग, जैसे आप कहेंगे। इधर देखो, वर्किंग 1.3, वर्किंग 2 से 1.9,
0.3 ने तो अखीर कर दी है, माशाल्लाह रौनक लगा दी। ले जी टोटल बताएं। 7.3 दिस इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप, कहाँ है एक्यूमुलेटेड, कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आए 31 दिसंबर। अब असल पे तो ये एंट्री एंड पे होनी, सॉरी 30 जून, ये यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये जानबूझ के इधर इसलिए लिखी कि देखो भाई एसिड, ये जो है ना एसिड, ये पहले इस साल में जितना जितना इस्तेमाल हुए उतने डेप्रिशिएट होंगे और फिर इनकी डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू आ चुकी होगी और फिर निकलेंगे। बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता, आप पहले डेप्शन लिखें या बाद में लिखें, पता ही है आपको, ठीक है। ऐसे पैटी इश्यूज में आपने पढ़ना छोड़ दिया हुआ है, मुझे पता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग है जनाब 3 और फिगूरे है, फिगूरे 7.3। क्लोजिंग बता दो 90.1, ठीक है। किताब के अंदर ये 1000 में था सवाल, सॉल्यूशन नहीं है 1000 में, यस सर। अब ये देखो 90.006, अभी हमने क्या कर दिया 90.1, ठीक है, कोई मसला नहीं। यस ये रुपीज में, चलें जी। अच्छा अब ये दोनों सवाल भी ऐसे ही हैं, ठीक है। इस पिछले सवाल में 49 में भी यही मसला था, मैंने आपको कल बताया था कि बुक वैल्यू गिवन है 1 जनवरी 13 है, कॉस्ट चाहिए ही नहीं, तो ये तो मैंने करवा दिया, ये तो कवर हो गया, ठीक है। इसमें क्या गिवन था, कॉस्ट, तो ये भी मिलता जुलता हो गया है, बस वो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी, ये सिंपल डिस्पोजल है जिसमें आपको उसने कॉस्ट दे दी थी, ठीक है जी। क्वेश्चन 40 किया 50 है भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ 40, हाँ बेटा वैसे ना ये बचपन वाले सवाल हैं बिल्कुल सिखाने के लिए, जिसमें आपको कॉस्ट ही बता दी जाती है, अब ऐसे नहीं आती, अब वो ऐसे ही आती है जैसे सिखाइए आपको, फेयर वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा जी वो सवाल थे, अल्लाह आपका भला करे, कुछ बच्चों ने पूछे, हाँ दो बातें। पहली बात, स्टूडेंट त्रा काट लिया तू मेरा, ये तुम लोग कल से हैबिट वाले इधर बैठो, ठीक है, बच्चे ऐसे ही कम हो गए हैं। हाँ बोलो, लेकिन सिर्फ ये 2 दिन, ईद के बाद वापस चल जाना, इन्होंने बाहर फिर नाका लगाने देना होता है जी। ये ऐसे ऐसे ना माइक करते रहा करो, माइक एक जगह रखा करो। भाई ये माइक नहीं सही चल रहा, नहीं चल रहा। चांद जल्दी करो यार, किताबें लेके ना इधर ही आ जाओ, और ये माइक को सही कर लो। याद भाई पहले चेक क्यों नहीं किया आपने आज, आ जाओ किताबें लेके जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी आए ज़रा, भाई के आने तक ज़रा मैं आपको एक जगह ले जाऊं, घूम फिर के आते हैं। सारे ना आओ भाई, सबको नहीं बुलाया, वह आप भी उधर ही बैठो, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं वहीं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, ऐसे लेट हो जाएगा काम। बस छोड़ो अब यार, डिस्टर्बेंस हुई है भैया। एजाज भाई सब्सिक्वेंट है, ज़रा आए ज़रा, पेज नंबर, कुछ तो पहुँच भी गए, इतने तेज़ थे। चलो आ गए, मैं उधर ही आ रहा हूँ भाई आपके पास, 1 मिनट। अच्छा पहले ज़रा ये सुन ले, 2 सवाल है, उसके बाद फिर कर लेते हैं इसका कुछ, ठीक है, तब्दीली शब्दीली सब। भाई पॉज करें। अच्छा जी ज़रा मैंने थोड़ी शिफ्टिंग की, थोड़ी रौनक लगी क्लास से, हले भी पूरी नहीं हुई क्लास तो खैर, सब मिला के भी पूरी नहीं, हालात आप देख लें, मतलब साढ़े तो रोज़े है नहीं, साड़ी तो ईद है नहीं ना। अच्छा जी क्वेश्चन पहले कर लें फिर आगे चलता हूँ जी। क्वेश्चन ये उसी की तरफ मैं अब आ रहा हूँ, हो जाता है ये आंसर। और जी इधर फीमेल स्टूडेंट्स में से सवाल आया था, आने लगा था। 48 कौन सा है,
चेंज इन एस्टीमेट वाले, तो कोई बात नहीं बेटा, जब इतने सवाल आपको आ गए, ये देखो जैसे ये किया, तो फिर बी कॉन्फिडेंट कि वो भी सही होगा। क्या उसके अंदर ऐसी रॉकेट साइंस होनी है कि अब वैसे दे दूंगा मैं, होना चाहिए था, नहीं है। शायद वो फिर पिछली बार ये हुआ होगा ना 48 मैंने करवाया होगा, 49 50 होमवर्क में दिए होंगे, तो वो सोल्यूशन पड़े हुए थे, आए गलती से मैं 49 50 करवा गया, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, वो दे दूंगा मैं। सिंपल है, फिर क्या करूं, मशवरा मांगा है तुमसे, आज जरा पेज नंबर 118 पे। पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, जो हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था, फिर इसकी हमने 3 अदद एग्जाम्पल्स भी की थी, ठीक है। ए कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम आर रिकॉर्डेड इन P&L, ठीक है जी, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ठीक, लाइक रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू PPE आफ्टर इनिशियल एक्विजिशन इज कैपिटलाइज। कब कैपिटलाइज होते हैं? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कब होता है? इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग, और नॉर्मली वो कहता है कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होता है जब ये इम्प्रूव कर दे एसेट, फॉर एग्जांपल अपग्रेड वगैरह, ठीक है। ये एक पार्ट की कोई रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है कि पुराने पार्ट को डिस्पोज करें, और तीसरा था ये रिलेट करे मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल से, ठीक है जी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरऑल इज डी रिकग्नाइज्ड। अब इसके बारे में ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली ना बेटा, ये मेजर इंस्पेक्शन या वो कहते थे कि ये कैसे आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग तो एसेट की लाइफ वगैरह नहीं बढ़ा देती, क्वेश्चन है ना। इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग जो है वो एसेट की लाइफ तो नहीं बढ़ाती। असल में ना ये मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है ना, जब ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके बगैर आपकी बस सड़क पे आ ही नहीं सकती, आपका जहाज़ हवा में बुलंद हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक ज़रूरी कॉस्ट होती है, तो इसको कैपिटलाइज करना है, इसके बगैर एसेट चलने नहीं दिया जाता, चल भी ले तो जुर्माने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक ज़रूरी कॉस्ट होती है, और चूँकि काफ़ी बड़ी कॉस्ट होती है, मेजर कॉस्ट होती है, छोटी कॉस्ट नहीं होती, पूरा ही आपने हवाई जहाज़ खोल के पुर्जे करके फिर जोड़ा, ठीक है, इस पर अच्छी खासी कॉस्ट आती है। अब जहाज़ की लाइफ और इसकी लाइफ में भी डिफरेंस होता है, ठीक है, तो कैपिटलाइज भी होती है और अपनी लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट भी होती है। एक तो ये सवाल था, इसमें कोई मसला तो पूछें। ये बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली ये क्या होती है, लीगल रिक्वायरमेंट, नॉर्मली क्या होती है ये, हाँ, आपके एग्जाम्पल के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि बॉयलर था और लीगली रिक्वायर्ड था कि आपको उसको जो है वो इंस्पेक्ट करवाना है, ओवरऑल करना है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। न्यू लेजिस्लेशन मतलब लॉ, न्यू लॉ वॉज प्रोमलगेटेड, नया लॉ पास हुआ है, अंग्रेजी में मुश्किल है, स्टैंडर्ड की मेरे ख्याल में कोई ग्रिपिंग IFRS या कहीं से मैंने ये वाली एग्जांपल उठाई थी, ये वाली, ठीक है। न्यू लेजिस्लेशन वॉज प्रोमलगेटेड ऑन 1 सितंबर X1, ठीक है। इसीलिए देखो ना ये करेंसी लिखा हुआ है, करेंसी, तो स्टैंडर्ड के अंदर जो ये इस तरह IFRS के अंदर जो एग्जाम्पल होती है ना, उसमें वो करेंसी लिख देते हैं, ताकि पाकिस्तान वाले रुपीज़ लिख लें, इसके साथ रुपीज़ बोल लें, UK वाले इसको पाउंड बोल लें, US वाले इसको डॉलर बोल रहे हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है, ठीक है ना, करेंसी। तो खैर वो लॉ पास हुआ है, वेयर बाय ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन एवरी। अब ये क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि अब लॉ पास हो गया, तो आपकी हर 2 साल बाद लोकल बसों ने, ये जो शॉर्ट रेंज में रोज़ एक्सीडेंट हुआ होता था, तो लॉ पास हो गया, ठीक है, कि अब आपको आपकी हर बस ने 2 साल बाद क्या करवाना है, इंस्पेक्शन, ठीक है। तो फिर जब ये लॉ पास हो गया, इसके बगैर तो अब ये बस चलने नहीं देंगे, तो ये ज़रूरी खर्चा है। हालांकि इस इंस्पेक्शन ने उसकी लाइफ तो नहीं बढ़ानी, ठीक है, लेकिन इसकी नेचर ऐसी है कि ये लॉ के तहत ज़रूरी है, कॉस्ट इनकर करनी ही करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें एक कन्फ्यूजन आ रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ है जी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज आ गया ना जी, यहाँ पे एक टेबल सा बना होगा, ये लड़ाई क्या है जी, कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालें, एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालें। तो भाई अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन है,
या सिर्फ ओल्ड है, तो मैंने कहा था वो भी क्या आती है, मतलब चाहिए हमें वही। अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन तो क्या करो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश, ठीक है। अगर आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन है, मैंने इसलिए वो ओल्ड वाला नहीं कहा, सिर्फ ओल्ड भी हो तो तब भी हमने वही लेना है, बोथ भी हो तो ओल्ड ही लेना है, तो मैंने इस तरह बोल दिया जब दोनों की गिवन हो, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन तो फिर क्या करोगे, वही कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बन जाएगी, वही उसकी फेयर वैल्यू, ठीक है। ओके डन। अच्छा, अब तीसरा जो केस था, तीसरा केस था कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन। ये एक बात है, अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की गिवन नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज गिवन लेकिन ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, मैंने यूं नहीं बोला, नॉट को हटा दिया, ठीक है, मैं क्योंकि ये अलग अलग बातें हैं। अगर फेयर वैल्यू ऑफ, हमने क्या बोला, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, या स्टैंडर्ड क्या कहता है, या तो फेयर वैल्यू दोनों की गिवन नहीं है, या फिर पूरी बात अगर बोलो ना तो वो यूं है, या फिर दोनों की फेयर वैल्यू तो गिवन है, दोनों या उसमें किसी एक की फेयर वैल्यू तो गिवन है लेकिन ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। क्या मतलब, नहीं कैश छाड़ दो, मेरी गल सुन लो पहले, मैं कह लो, तुम आ जाओ तुम पढ़ा लो जी। इसने और मैंने जो गाड़ी तब्दील की थी, क्यों की थी, सेम गाड़ी थी, जो कलर डिफरेंट था, मैंने कहा था, इसने कहा था चलो शौकियां मारते। अब क्या मेरी और इसकी गाड़ी की फेयर वैल्यू मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, बोलो, अवेलेबल तो थी, लेकिन हमारी नीयत इस ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की थी नहीं, हमारी इंटेंशन कमर्शियल ट्रांजैक्शन की थी नहीं। हमने बस विद बस, कार विद कार, ट्रक विद ट्रक चेंज कर लिया था सिर्फ शौकी मारने के लिए, ना मुझे कोई नफा आया ना नुकसान, ना इसे कोई नफा आया ना नुकसान। तो बात पूरी क्या है, ये तीसरा केस पूरा कर रहा हूं, पूरा केस क्या है, या तो दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, तब भी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, या फेयर वैल्यू तो गिवन हो लेकिन ट्रांजैक्शन लैक करती हो कमर्शियल सब्सटेंस, हमारी नियत ही नहीं थी इसमें कोई कमर्शियल, कोई फायदा कमर्शियल, मैंने कारोबार किया नहीं इसके साथ, हमने आपस में कारोबारी ट्रांजैक्शन नहीं की, शौकी ट्रांजैक्शन की है, कोई नफा नुकसान नहीं है। इसको गाड़ी मैंने पकड़ा दी, इससे गाड़ी ले ली मैंने, चाहे कुछ कैश आ भी गया है तो वो सिर्फ यही होगा कि सर मैंने टायर नए डलवाए थे गाड़ी के, आपके टायर जो हैं वो नए नहीं है गाड़ी के, तो आप ऐसा करना, ये 70-80 हज़ार रुपये मैंने टायर डलवाए हैं, तो आप ये मुझे दे दें, मैं आपकी वाली गाड़ी में टायर तो नए डलवा लूँ, ठीक है ना। तो इस तरह का कैश पे कर भी दिया, तब भी गेन लॉस नहीं, सिर्फ बराबर किया चीज़ों को। तो अब बात पूरी समझिए, सवाल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन ना हो, या फेयर वैल्यू देकर मुंह से खुद बोल दे कि ट्रांजैक्शन लैक कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, तो फिर भी आपने उन फेयर वैल्यूज को इग्नोर करना है और किसको पकड़ना है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, क्योंकि गेन लॉस नहीं निकलने। अगर आपने किसी एक की भी फेयर वैल्यू पकड़ ली तो किसी एक को गेन और दूसरे को लॉस होगा, जो दो बंदों के आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना, आपको गेन या लॉस हो सकता है, जो कि नहीं होने देना अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस ना होगा। मैंने ना ये इत्तेफाक से, अभी आप वाला तो एमसीक्यू कहीं ढूंढना पड़ेगा ना, ये अभी कल ही ना IAS 38 में FR2 वालों का MCQ करवाया है, वो दिखाता हूँ आपको। ये MCQ पढ़ें ज़रा, ये वाला MCQ पढ़ें, ऐसी तरह मेरे जहन में आ गया एकदम से ही, अभी कल अगर आ गया तो कल मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, वो जिसने सवाल किया था, लेकिन उसके सवाल की बरकत से आप सब ये समझ भी रहे हैं, उसी के सवाल की बरकत से आप ये भी देख लें। चले मिसाल में आपकी किताब में भी होगा कोई ना कोई इस तरह का पॉइंट, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि मैंने अभी कल ही ये करवाया, मेरे सामने था, है तो वही एक्सचेंज। अच्छा, ये इंटेंजिबल है, बस फर्क सिर्फ ये है, आगे जाके पढ़ोगे, इसलिए मेहनत करो, हसद ना करो, हसद मेहनत करो। FR1 की मेहनत FR2 में भी चलनी है, जैसे इंट्रो वाली मेहनत FR1 FR2 में चलनी है, ठीक है। जिसका जितना इंट्रो मजबूत है वो यहाँ पे इतना सुकून में है, और जिनकी इंट्रो में वीकनेस है वो यहाँ जोर लगा लो, इंशाल्लाह कमी दूर हो जाएगी, फिर आगे वो भी बिल्कुल उस तरह से एंजॉय करेंगे जैसे इंट्रो सही पढ़ गया, और सब सही से पढ़ते जाओ, आगे ईजी से ईजी होता जाएगा।
FA2 वाले लोग मौजें कर रहे हैं आजकल, कहते हैं बहुत आसान है, बस डेटा चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अकाउंटिंग अब कोई मसला नहीं रही उनके लिए। तो मेहनत कर, हसद ना कर, ठीक है। अ कंपनी एक्सचेंज्ड एन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल को छोड़ो, अ कंपनी एक्सचेंज एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू, हैविंग फेयर वैल्यू, ये क्या है जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, ये क्या है जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, और कैरिंग ये क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, ठीक है, ये क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। with a new asset having fair value of, तो ये क्या आ गई जी हमारे पास, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू आ गई, ठीक है। अब दोनों गिवन है मेरे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी है और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी है। An amount of 3.2 million was also paid in cash. If this transaction lacks commercial substance, the cost of asset acquired would be measured at, बात समझ आई? वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट, जो एसेट एक्वायर किया, जो एसेट हमने लिया है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ न्यू ही मांग रहा है ना। अब कॉस्ट ऑफ न्यू के लिए अगर दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन हो तो क्या असूल याद कर रखा है रट्टे वालों ने, रट्टालाइजेशन वालों ने क्या असूल याद कर रखा है, दोनों की फेयर वैल्यू, ओल्ड पकड़ो, ओल्ड पकड़ो, ओल्ड पकड़ो, ओल्ड की फेयर वैल्यू 15 प्लस 3.8 कितना आता है, 18.2, 3.2, 18.2 आता है। ऑप्शन भी था, ऐसे रट्टे वालों के लिए ऑप्शन भी था, जो कि गलत है, क्योंकि अगली लाइन नहीं पढ़ रहे। अगर ये ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू होना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है भाई, मैंने और इसने जो गाड़ी आपस में बदली है, सिर्फ रंग तब्दील कर लिया शोखी मारने के लिए, तो क्या हमारी इन गाड़ियों की फेयर वैल्यू आज अवेलेबल नहीं थी मार्केट में? कैसे नहीं हो सकता अवेलेबल, हो सकता है क्या है? अगर मेरी इसकी ट्रांजैक्शन की बात करें तो पक्की बात है हमारी गाड़ियों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन क्या हमारी नीयत है कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने की? हमारी तो नीयत ही नहीं है इस कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो फिर गेन लॉस नहीं आना चाहिए ना। तो ऐसी सूरत के अंदर फेयर वैल्यू मौजूद भी हो तो उसको क्या करना है, इग्नोर, और क्या उठाना है, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। बात समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑनलाइन वाले एक बच्चे की वजह से सबको इसका फायदा हो गया, ठीक है। तो सवाल करते रहा करें, ऑनलाइन वाले भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो इससे फायदा होता ही रहता है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, दोनों इग्नोर करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रही है। तो वो 13.6 बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड उठाओ, प्लस कैश, वो टायर के पैसे भी दिए ना मैंने इसको, ठीक है, तो प्लस 3.2, तो 13.6 प्लस 3.2 क्या बनता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन क्या था, ये अभी करीब करीब ही आया हुआ है, और मार्च 23 के अंदर MCQ आया था। खैर चलें, छोड़ें, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ये जनाब इस तरह से है बात, यानी इफ फेयर वैल्यू ऑफ, या यूं लिख लें, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, और मैं यूं लिखता हूं, इसको जुमले को ज़्यादा बेहतर कर लें, अगली बार ना इसको चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ना यूं लिख देता हूँ, ऐड दिस लाइन, अगली बार वालों के लिए अब ये सहूलत होगी, आपको तो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ हाथ से, ठीक है। ये लिखें, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, और if fair value of both is not given, or fair value is given, fair value is given, but transaction lacks commercial substance, यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। if fair value of both is not given, और fair value तो given, फेयर वैल्यू इज तो गिवन, बट ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो दोनों सूरतों के अंदर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज। कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ, क्या मतलब, मैंने इससे 20 लाख होगी गाड़ी तुम्हारी, 30 कर लेते थे, ज्यादा कर ले इसकी गाड़ी की कीमत 50 लाख है, मेरी गाड़ी की कीमत भी 50 लाख है, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर टायर पुराने थे, इसकी गाड़ी में 70-80 हज़ार रुपए के इसने हफ्ता पहले टायर डलवाए हैं, वो नए हैं, तो इसने मुझसे वही 70-80 हज़ार रुपया लिया है बस। बेसिकली कोई मतलब कैश फ्लो चेंज नहीं हुआ, मैंने जो इससे गाड़ी ली उसमें टायर नए हैं, मेरी वाली गाड़ी में टायर पुराने हैं, तो पैसे देकर मैंने वो भी बराबर कर दिया। कैश फ्लो का चेंज कब है, जब इसकी 50 वाली चीज़ मैं रख लूँ 40 में, तो इसको
10 लाख का क्या हो गया नुकसान, मुझे क्या हो गया 10 लाख का फायदा। ये तब कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना। चलिए छोड़े, अब बात समझ आई, पूरी बात समझ आई। अब जरा इसको दोबारा पढ़ते हैं। अगर कॉस्ट निकालनी पड़े एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन में नए की, तो दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो या सिर्फ ओल्ड की गिवन हो, तो क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू सिर्फ न्यू की गिवन हो तो वही उसकी क्या है, कॉस्ट, ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन ना हो या फेयर वैल्यू तो गिवन हो, फेयर वैल्यू इज तो गिवन बट ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो क्या करो, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। समझ आती है, को कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब ये बीच वाली लाइनें हैं, ये आपने वो सवाल किया था ना, 8वां था गालिबन, 8वां सवाल था ना एक वो, जिसके अंदर 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की गेन लॉस निकालना था, पता नहीं जोन सा भी था यार, पास पेपर ओपन कर लो, ओपन करके बता दो। 8 का 2 था, पार्ट 2 था, ठीक है। उसमें ना ये वाली चीज इस तरह से यूज की थी, ये जो लिखा हुआ है तो वो वहां पे आपने समझ लिया था, यानी दोनों की फेयर वैल्यू देकर कहे फेयर वैल्यू ऑफ सिर्फ न्यू की मोर क्लियरली एविडेंट है, तो मैंने कहा था इसका मतलब क्या है, मतलब फिर पुराने वाले की फेयर वैल्यू ज्यादा एविडेंट नहीं है, तो समझो पुराने वाले की नहीं गिवन है, फिर नए की गिवन है, ठीक है। और सही है, तो ये एक जुमला यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे परेशान तो नहीं हो रहा, ठीक है जी, क्लियर है अब ये। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके ए गलते मुकी। अभी भी रीवैल्यूएशन नहीं भाई, मतलब रीवैल्यूएशन ही कर रहे हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन की बुनियाद डालेंगे हम, क्योंकि रीवैल्यूएशन के अंदर एक एंट्री है, होपफुली आज पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है, लेकिन वो एंट्री करने की पहले ज़रा बुनियाद डालनी है। बहरहाल काम तो नया शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। तो इस नए काम की खुशी में पार्ट 2 शुरू करते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।